नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल आपने दिया है, अब अंडर ग्रेजुएट की बारी है। अंडर ग्रेजुएट के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं और संभवतः आपको जुलाई में पेपर देने को मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप निश्चिंत रहो, ये प्रैक्टिस आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमने रेलवे के जो पैटर्न्स हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के हिसाब से जो सेगमेंट्स बन सकते हैं उसके आधार पर ही मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है और वैसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, जो अभी के एग्जाम्स ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, पिछले एग्जाम्स के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, उसी तरह के सवालों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग टॉपिक के सवाल है, मिसलेनियस है और प्रैक्टिस हम लोग जारी रख रहे हैं। आप सभी लोग अपनी पूरी कनेक्टिविटी, पूरी इन्वॉल्वमेंट इस सेशंस में मिलाइए, दिखाइए और ये वादा रहा आपका मैथ्स का कोई सेगमेंट छूटेगा नहीं। मैथ्स के सभी सवालों को आप एग्जाम में हल करके आएंगे अगर एक सीरियस अप्रोच के साथ आप पढ़ते हो। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। बाकी उनके लिए जिनको ग्रुप डी देना है, एलपी देना है, वो भी जरूर इस सेगमेंट्स को देखें और पढ़ें, वो भी इसका उपयोग करें अपनी तैयारियों में। मैं इस समय अंडर ग्रेजुएट को टारगेट कर रहा हूं। आप सभी लोग यहाँ पर एक एक सवाल को मेरे साथ देखते हुए आगे बढ़िए। पेन कॉपी उठा लें, अगर अच्छा लगे सेशन को शेयर भी कर दें और सबसे इंपॉर्टेंट, पेन कॉपी लिए रहेंगे तो प्रैक्टिस करते समय आंसर भी देते रहेंगे। तो आप कमेंट में अपने आंसर का रिस्पॉन्स दीजिए। सवाल पहला है हमारे सामने, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न का मान बताना है। मतलब ये जो फ्रैक्शंस हैं इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है। आप लार्जेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के सवाल को फेस करते हैं और इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के सवाल भी आते हैं। आप इसमें सबसे बड़ा किसको निर्धारित कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले जानो कि फ्रैक्शन सभी के सभी प्रॉपर हैं। प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर ज्यादा कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब कोई भी भिन्न एक से बड़ा नहीं है। दूसरा, अच्छा हाँ, इसमें कुछ भिन्न है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भिन्न है जो आपका इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं वो एक से बड़े होते हैं, एक ग्रेटर देन वन होते हैं। अगर एक से बड़े हैं तो श्योर है कि यह मान जो है सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बाकी सारे फ्रैक्शन प्रॉपर हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटे होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा बताना है तो ओरल ही हो गया, इसमें आपको किसी से भी कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा 12/11 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें ऊपर का मान बड़ा है, नीचे का मान छोटा है। इनकेस अगर ये ना होता, छोड़ देते इसको, बाकियों में चेक करते कि 5/11 था, 3/15 था, 4/7 था और 9/12 था। अगर हमें इनको चेक करना होता कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, असेंडिंग डिसेंडिंग भी पूछ लेता है, तो आपके पास कई तरीके थे इनको परफॉर्म करने के, चेक करने के। जैसे कुछ सिंपलीफाई भी कर सकते हैं कि 3 तिया 9, 3 चौके 12 कर सकते हैं, 3 एक के 3, 3 पचे 15 भी कर सकते हैं। 5/11 होता, 1/5 होता, 4/7 होता और 3/4 होता। अभी चेक करना देखिए कितना आसान हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। इसमें हम लोग या तो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं या तो न्यूमरेटर इक्वल करते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो हम लोग ये चेक करेंगे जिसका मान सबसे ज्यादा है वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब उसके लिए कैसे करना होता है कि एलसीएम लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी डायरेक्टली कर लेते हैं, हम भाग दे के डिसाइड कर लेते हैं। मतलब कुछ भी करके हम हर को सेम करते हैं। अगर सेम किया तो हर से भाग किया, अंश में गुणा किया। जो भिन्न बड़ा, ऊपर का मान जो जिसमें बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ा है और जिसमें छोटा है सबसे छोटा है। अगर आपने अंश को न्यूमरेटर को इक्वल किया तो आप न्यूमरेटर को इक्वल करने के बाद डिनोमिनेटर को जब कंपेयर करते हो तो उल्टा रिस्पॉन्स होता है। जिसका हर सबसे बड़ा दिखेगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा और जिसका छोटा दिखेगा वो बड़ा हो जाएगा। एक और तरीका है बहुत बढ़िया कि आप इनका डिफरेंस कर लो। जैसे 6 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 6, 4, 3, 1 से कटने वाली एक संख्या 12 होती है, 12 ले लीजिए। 6 दूना 12 करिए, 2 पंचे 10 हो गया। 4 तिया 12 है, 3 हो गया। 3 चौके 12, 4 चौके 16 होगा। इसमें मल्टीप्लाई भी करते गए, देखिए यहाँ पर कैसे किया, 6 दूना 12, 2 पंचे 10, 4 तिया 12, 1 तिया 3, 3 होता है। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 1 12 में 12, 12 तिया 36। सबसे बड़ा कौन दिखा, 36 दिखा, तो 36 का मतलब सबसे बड़ा 3/4 होगा। तो आपको ये तब करना होता जब ये ना होता। अब जब ये था तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 था। अगर आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं तो ग्रेटर देन 1 है। अगर 1 से बड़ा है तो श्योर है कि यह मान आपका क्या हो जाएगा, पता है, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर थे, यही इम्प्रॉपर था। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आइए। इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इसमें यूनिट डिजिट, ये बेस पावर का अप्रोच है। यूनिट डिजिट अगर फाइंड करना हो तो कुछ बातें ध्यान रखिए। अगर किसी भी बेस के अंत में 4 है, ठीक है, उसकी पावर अगर आपके पास एक इवन नंबर है, इवन का मतलब सम है, तो इसका जो एंड होता है हमेशा 6 से होता है। समझ रहे हैं? मैं ऐसे बता दूं, अगर बेस में 4 है या तो 9 है, दोनों के लिए मैं आपको बता दूं, 4 और 9 एक जैसे बिहेवियर पर वर्क करते हैं। पावर अगर इवन है, पावर अगर क्या है, इवन है, तो 4 बन जाता है 6 और 9 बन जाता है 1। अगर पावर ऑड है तो 4 बन जाता है 4 और 9 बन जाता है 9, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है।
यहां पर भी अंत में 4 है तो 4 का ही रूल चलेगा, ये ऑड है तो ऑड के लिए मैंने कहा 4 4 रहेगा, दोनों को जोड़िए 6 4 10 अर्थात अंत में कितना आएगा 0। तो 0 इसका राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। यूनिट डिजिट को लेकर के एक मैं कंप्लीट मैराथन दे दूंगा जिसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो यूनिट डिजिट की है पूरी हो जाएगी। अगले सवाल पर आइए। एक ट्रांजिस्टर समझते होंगे सब लोग को 572 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य से 30% के बराबर की राशि का लाभ होता है। उसका कहना है जितना उसका क्रय मूल्य है उसके 30% के बराबर की राशि का लाभ होता है। बेसिकली ऐसे कह दो कि 30% के बराबर का लाभ होता है। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बताना है क्या होगा। 30% का जो लाभ है इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, 3/10 से। 3/10 का जो मतलब है वो ये बताएगा कि 3 का लाभ तब हुआ है जब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 10 है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर बिका कितने में होगा, 10 में खरीद कर 3 बढ़ाकर 13 में बिका होगा। आपको सवाल में क्या दे रखा है, 572 रुपए में बेचने पर अर्थात 13 का मान कितना हो गया 572। आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य, 10 का मान कितना होगा, 13 चौके 52 होता है, 52 फिर 13 चौके 52, 440 हो जाएगा क्योंकि 10 से गुणा होगा 44 का तो 440 होगा। इसके लिए राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, तो आप बी ऑप्शन लगाइए, करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपका डन होता है। फोर्थ पर आइए। सिंपल ऐसे सवाल भी मिलते हैं और मिले थे ग्रेजुएट लेवल पे भी मिले थे। जोड़ना है घटाना, इस तरह के सवालों के लिए बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या खूब समय हो तो प्रॉपर कर लीजिए, टेबल बना के प्रॉपर कर लीजिए, नहीं समय हो थोड़ा ध्यान दीजिए तो एकदम क्लियरिटी आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 2 बताइए 5, 5 2 7, 7 में से 3 निकला 4, 4 सब में है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, अंत में 4 हुआ। 4 3 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में से 2 घटा कितना 6, 6 हो गया। 6 4 भी सब में है, अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, डेसिमल लगा दीजिए। 7 3 10, 10 4 14, ठीक है, 14 में से 7 निकलेगा 7, 7 है। देखिए यहां पर अब 7 है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अभी 2 ऑप्शन ए और डी लास्ट बचे हुए, इनको देखिए 3 और 5 8 होता है, 8 2 10 और 10 में से अगर हम लोग यहाँ पर 8 निकाल दे तो 2 आएगा, तो 2 7 है और यहाँ पर 8 7 ये चला गया, बाकी यही राइट सोल्यूशन हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो इस तरह से हम उसको निर्धारित करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और आराम से आंसर हम लोग कर भी पाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होती, इजीली सोल्यूशन हो जाता है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 10 और 16 आए। हमें एक नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जिसको जब मैं 8 से भाग करूं, जिसको मैं 12 से भाग करूं, जिसको मैं 18 से भाग करूं, तो रिमाइंडर क्या है पता है, 8 से भाग करने पर देखिए दे आर डिवीजर, विभाजक है, हिंदी में कहें तो भाजक है, और ये शेषफल आ रहे हैं, ये शेषफल आ रहे हैं। क्या शेषफल आ रहा है, 8 से भाग करने पर शेषफल 6 आ रहा है, 12 से करने पर 12 क्या आ रहा है, 12 से करने पर 10 आ रहा है, 18 से करने पर 16 आ रहा है। आपको पता है शेषफल कब आता है, शेषफल तब आता है जब हम जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहाड़े में आने वाली संख्या से जितना ज्यादा होता है उतना ही शेषफल आता है। दरअसल हम एक नंबर पर पहुंचना तो चाहते हैं जिसको भाग देने पर शेषफल इतना 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 आए क्रमशः, लेकिन नियमतः हम 8 12 तथा 18 से कटने वाली संख्या में हम कितना बढ़ा दें कि अलग अलग शेषफल प्राप्त हो जाए। शेषफल अलग अलग ही हैं, लेकिन एक चीज की सिमिलरिटी है, सारे भाजक और डिवीजर में, मतलब अगर इनका डिफरेंस किया जाए तो 2 2 का अंतर है। तो सवाल ये बन गया ना, मैं आपको बता दूं, सवाल ये बन गया कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 8 से 12 से और 18 से कटे, मतलब उनके पहाड़े में आए, अर्थात अगर सबसे छोटा पूछा तो एलसीएम हो जाए। उस एलसीएम में 2 अगर जोड़ना नहीं है क्योंकि समान शेषफल थोड़ी बोला है, 2 घटाना है, मतलब कटने वाली संख्या जो है वो 2 कम है, वही उत्तर है। कटने वाली संख्या 2 कम है, वही उत्तर है। तो अगर हम उस नंबर को 2 बढ़ा दें, 2 2 बढ़ा दें, सारे नंबर को 2 2 बढ़ा दें, बढ़ाने से क्या होगा, 76 होगा, 146 होगा, 148 होगा और ये 72 होगा। चेक करिए इनमें से कौन सबसे छोटा ऐसा है जो कि 8 से 12 से और 18 से कट रहा है पूरी तरह से। आप चेक करिए, जो कट रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, जैसे हमने क्या किया, सब में 2 2 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अब मैं यहां पर चेक करूंगा ऐसा कौन सबसे छोटा है जो प्रत्येक से कटेगा। 72 को देखिए, 18 चौके 72, 12 छंगे 72, 8 9 72, सबसे कट गया। लेकिन 72 में 2 घटने से कितना है, 70। अब आप समझो नंबर दरअसल 70 है, करके देखिए भाग,
8 अठे 64, 6 70 से शेषफल आया। 12 12 पंचे 60, 60 10 70 होता है। 18 से भाग करिए तो 18 देखिए कितना जाएगा, 18 तिया 54 में 16 जोड़िए तो आपका 70 होता है। तो कुल मिला के इसका राइट सोल्यूशन आपका 70 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लगा लीजिए, राइट सोल्यूशन हो गया। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4, 7 और 9 है, 4, 7, 9 है। 8 साल पहले उनकी आयु 56 साल की थी। अभी जो 3 व्यक्ति हैं 4, 7 और 9 की रेशियो में है। करेक्ट है, 4, 7, 9 की रेशियो में है। 8 साल पहले का मतलब प्रत्येक से 8 8 घटा है, मतलब ये तो वर्तमान स्थिति है। ये 8 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व की बात है। यहां पर उनकी जो आयु का योग था, कुल आयु थी 56 साल थी। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र बतानी है। एक चीज समझो, ये जो उम्र है यहाँ पर तीनों की आयु, अगर हम तीनों का नाम ABC कर दें तो तीनों की आयु का जोड़ इस समय अगर 56 है, तो यहां से अगर मैं 8 साल बाद अर्थात वर्तमान में आऊंगा तो प्रत्येक में 8 जोड़ करके, मतलब 8 गुणे 3 जोड़ूंगा अर्थात 24 जोड़ूंगा। 24 जोड़कर आऊंगा और 24 जोड़ने से 80 हो जाएगा। 50 20 70 और 80 हो जाएगा। 80 की तुलना आप इनके योग से करिए और जिसमें जिसकी उम्र निकालनी हो निकाल दीजिए। 9 7 16 4 20 होता है। 20 की तुलना 80 से 1 बराबर 4 है। सबसे बड़ा 9 का है। सबसे बड़ा उम्र यही तो है ना। 9 चौके कितना होगा, 36। राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए 36 होगा। सबसे बड़ा कौन सा प्रेजेंट हो रहा है, 9 प्रेजेंट हो रहा है। तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 4। 9 का मान कितना होगा, 9 चौके 36। तो सबसे बड़े उम्र का व्यक्ति कितने साल का बताएं, 36 साल का, जो ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्ट आंसर इस सवाल का बन जाएगा। ये छठा नंबर आपका डन होता है। 7वें पर आइए। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से, ब्याज की दर बताइए कितना है, 4%, 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है। देखिए 3 चीजें अभी कंफर्म हो गई। एक तो दर, समय और पैसा, जितना उसने उधार लिया है। इसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर से एक अन्य व्यक्ति को दे देता है। अच्छी बात है कि साधारण ब्याज पर ही लिया है और साधारण ब्याज के ही मोड से दे भी रहा है। साधारण ब्याज बहुत ही क्लियर और इथिकल होता है। इथिकल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह प्रिंसिपल में छेड़छाड़ नहीं करता है, प्रिंसिपल को सेम रखता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रिंसिपल में परिवर्तन करता रहता है, इसलिए प्रिंसिपल सबको पता है कि हमारे एथिक्स से जुड़ा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। 5,000 रुपए हमने मान लो किसी से लिया 2 साल के लिए 4% की दर पर, और किसी अन्य को पकड़ा दिया 2 ही साल के लिए और 6.25% की दर पर। इस तरह से मुझे इसमें लाभ मिल जाएगा और उस लाभ की वैल्यू को समझना है तो आप दर का डिफरेंस करो। 6.25% और 4% का जो फर्क है वो कितना है पता है, 2.25% है। ये फर्क है। लिखूंगा मैं 2.25%, परसेंट को हटाइए और दशमलव हटाइए तो आपको 4 जीरो मिलेंगे। इतना 225 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। मतलब हम ऐसे देखिए 25 9 भी कर सकते हैं। 25 100 के 100 होता है, 400 हो गया। तो आप 9 बटे इसको 400 कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर का मान आपका लाभ होगा और नीचे का मान आपका प्रिंसिपल होगा, जो प्रिंसिपल आप लोग सोच रहे हैं। तो 400 की तुलना आप किससे कर दें, 5,000 से, जो मूलधन है। ऐसे डायरेक्टली हम निकाल सकते थे, सीधा सीधा 5,000 से मल्टीप्लाई करके, हमें कुछ और जाने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब अगर आप जो वैल्यू आई थी 2.25%, इसी को सीधा 5,000 पे कैलकुलेट कर दीजिए। समझ रहे हैं क्या सही कर रहा हूं, नहीं? अब देखिए हम 2.25% का अंतर तो पा रहे हैं, लेकिन हमने इस लोन को कितने समय तक के लिए प्रोसेस किया था, 2 साल के लिए प्रोसेस किया था। तो आपको क्या करना होगा, इसको 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.50, ये हमारा परसेंट हो जाएगा, 4.5% हो गया। अब इस 4.5% को हम लाभ के तौर पर उस व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। यह जो 4.5 होगा, पहली चीज तो परसेंट है, परसेंट हटेगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। 100 तो ऐसे ही आ गया, दशमलव और हटा, 1 जीरो बढ़ गया, गुणे आपका जो आंकड़ा था कितना था बताएं, 5,000 था। तो 5,000 था, तो हम लोग इसको कैसे 3 जीरो तो ऐसे ही खत्म कर दे रहे हैं। यहां पर मल्टीप्लाई करिए, 5 पचे 25 है, 5 चौके 20, 2 22, 225 रुपए। 225 रुपए यहां पर ध्यान से सुनिए, 2 साल में मिला है। अगर हम शुरू से ही उसी 2.25 का ही उपयोग करते तो डायरेक्टली आंसर आ जाता। प्रतिवर्ष बोला है क्योंकि मैंने आपको पूरा निकाल करके दे दिया। प्रतिवर्ष का मतलब 2 से भाग करिए तो 2 1 के 2, 2 2 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 112.50 रुपए का उसे फायदा होगा हर साल। करेक्ट है। अगर हमको डायरेक्ट ही करना था तो हम 2.25% का उपयोग करते और सीधा 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी। इसी 2.25% को 5,000 पर कैलकुलेट कर लेते, डायरेक्टली आंसर अपने पास हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सब लोग क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्लियर करते चलिएगा। 7वां डन होता है। 8वें पर आइए। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। कितनी है, 8,000। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है
तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। संख्या, शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या, दरअसल इसमें कोई क्लियरिटी तो है नहीं कि 8000 में कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं। 8000 में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं इसकी कोई जानकारी अपने को नहीं। हो सकता है 5000 पुरुष हो, 3000 महिलाएं हो, 2000 पुरुष हो, 6000 महिलाएं हैं। यहाँ जो वृद्धि भी हो रही है वो पुरुष और महिला में अलग अलग हो रही है। पुरुष में 8% की हो रही है और महिला में 12% की वृद्धि हो रही है। कह रहा इससे जो संख्या बनकर आएगी वो 8680 हो जाएगी। हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएं, लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए हमको या तो इस संख्या को जो बढ़कर आई है इसका वृद्धि जितना हुआ उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, या तो उन परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करें, अपने आप चीजें आ जाएगी। मैं तो सोच रहा हूं संख्या में ही कन्वर्ट करूं। एक बात तो आपको समझ में आ रही है, जनसंख्या पहले 8000 थी, तो 8600 अगर 80 हुई है तो कितने की वृद्धि है आपको समझ में आ रहा? 680 की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। कितने की? 680 की। सवाल की बाकी वर्किंग समझिए। ये मेल है और ये फीमेल है, मेल है फीमेल है। पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 8% की। और महिलाओं में कितने की हो रही? 12% की। मैं आपको बताऊं, अगर मेरा आंकड़ा 8000 टोटल है और हमको क्लियरिटी नहीं कौन कितना क्या है, तो एलिगेशन ही बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा सकता है, कैसे बांटा जा सकता है। मैं मान लेता हूं कि सबके सब पुरुष थे, मतलब जो वृद्धि है पूरे की पूरी सब पुरुष थे, तो पुरुष ही अकेले होते तो कितने की वृद्धि होती आप बताओ। अगर हम कह दें कि 8% की वृद्धि हो रही है, किसी भी आंकड़े का जो 1% होता है ना, दशमलव दो स्थानों पर दशमलव लगाने से होता है, मतलब 80 होगा। 80 गुणे 8 कर दें, 8 अट्ठे 64, 640 की वृद्धि होती, जबकि वृद्धि कितने की हुई? 680 की। इसका मतलब ये मतलब सारे के सारे पुरुष नहीं थे। अगर सबकी सब महिलाएं थी तो 12 अट्ठे 96, 960 बढ़ना चाहिए था, इसका मतलब सब महिलाएं भी नहीं है। इसका जो एवरेज दिया हुआ है 680, अर्थात जो इंक्रीज हुआ है एक्चुअली 680 का हुआ है। अब यही एलिगेशन बता देगा पुरुष कितने थे महिलाएं कितनी। एक चीज और कर ली आसान, जीरो खत्म कर दी। अंतर करिए, अंतर करिए। इन दोनों का अंतर कितने का है? 4 का। और इन दोनों का अंतर 16 से 8 का 8। 4 एक के 4 है, 4 दूना कितना है? 8 है। 2 पुरुष तो 1 महिला, 2 पुरुष तो क्या है? 1 महिला है। 4 एक के 4, 4 दूना 8। अब हमको जैसे बताना है, अब यही अंतर हमको कंफर्म कर देगा कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी। ध्यान समझिएगा, ये जीरो हम कैंसिल कर चुके हैं। यहां से देखिए इसका डिफरेंस कितने का हो रहा है? 4 का। इसका डिफरेंस देखिएगा, 16 से 8 8 होता है और यहाँ 8 से 6 2 होता है। 4 एक के 4, 4 सते कितना होता है? 28। 7:1, मतलब अगर 7 पुरुष हैं तो 1 क्या है? महिला है। 7 और 1 जोड़ दीजिए, कितना होता है? 8। टोटल संख्या कितनी है? 8000। किसकी संख्या पूछ रहा है? पुरुषों की कि महिलाओं की? यहाँ पर महिलाओं की। महिलाओं का अनुपातिक भाग कितना है? 1। 1 बराबर कितनी है बताएं? 1000। वहां पर केवल 1000 महिलाएं थी। इस सवाल का उत्तर आपके सामने है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आप लोग नोट करिए और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कंफर्म कर लीजिएगा, सवाल क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार एक प्रिंट कर लेती हैं। मतलब समय लगाती हैं कि हम 45 दिन में कर लेते हैं, तुम 72 दिन में कर पाओगी। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना समय लगा? दरअसल ऐसे होता है कि काम स्टार्ट तो हुआ, एंड भी कभी होगा, शुरू होगा तो अंत भी होगा। अंत होने के 33 दिन पहले कौन छोड़ के चली गई? जानकी। अगर जानकी चली गई है तो इन अंतिम के 33 दिनों तक अपनी क्षमता से मानसी ने अकेले काम किया था। समझ रहे हैं? सवाल को दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रत्येक की क्षमता और कुल कार्य निर्धारित करना होगा। हमने कहा कि जानकी और मानसी अलग अलग अपनी क्षमताओं के हिसाब से समय लगाती हैं 45 दिन और 72 दिन। तो टोटल जो वर्क होगा 45 और 72 से कटने वाली संख्या होगी, मेरे ख्याल से वो आपकी 360 होगी। करेक्ट है? ऐसे सोच लीजिए, 9 पचे 45, 9 अठे 72। 9 पचे 45, क्योंकि 72 पंचे 360 होता है, 45 चौके 360 होता है। आपको 72 पंचे 5 दूना 10, 5 सते 35, 136 और 45 दो बार आपका 90, 45 अट्ठे 360 होता है, सॉरी। हाँ, तो 45 अट्ठे अर्थात इसकी क्षमता 8 की है और इसकी क्षमता कितनी की बताएं? इसकी क्षमता 72 पंचे 5 की है। मेरा ये कहना है कि दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 33 दिन पहले जानकी कार्य छोड़कर चली गई। एक काम हम लोग अगर कर लें तो बहुत बढ़िया सवाल उत्तर आ जाएगा। जानकी कितने दिन पहले छोड़कर गई है? 33। अगर जानकी रही होती तो कितना काम करती? बोलो, 8 गुणे 33,
जो छोड़कर गई है जानकी उससे उतने दिन का काम करवाइए। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 26, 264 काम करती अगर रहती। इसमें अगर मैं 264 जोड़ देता तो 4 होता, 6 6 12 होता, 3 2 5 1 6 होता। ठीक है, अब इन दोनों की क्षमता से मिलाकर करवाइए बिना इधर उधर किए। 8 5 13, 13 से इसको भाग करिए। 13 चौके 52 होता है, 13 8 104 होता है। 48 दिनों में कार्य डन हो जाता। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। मतलब इस परिस्थिति में भी 48 दिनों में कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। राइट सोल्यूशन 9वें सवाल का बनकर आ रहा है। एकदम क्लियर स्पष्ट सवाल आपके सामने है। करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12-17 सेंटीमीटर की हैं। भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो है क्रमशः 12 और 17 हैं। विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई अगर 25 है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज है, ये इसकी भुजाएं हैं। देखिए एक तो है 12 और एक है 17। करेक्ट। अब हमसे कह रहा है विकर्णों की लंबाई। विकर्ण देखो, एक विकर्ण ए है, अगर हम विकर्ण की बात करें, दिस इज वन डायगोनल, और दूसरा भी होगा, दूसरे की हमें जरूरत नहीं है। एक विकर्ण आपका 25 है। मैं आपको बता दूं कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देता है। 2 बराबर त्रिभुजों में डिवाइड कर देता है, उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं और त्रिभुज बन जाते हैं। अब अपने पास 2 त्रिभुज हो गए, हमें अगर इसका पूरा एरिया निकालना है, अगर हम इन त्रिभुजों के हिसाब से सोचे ए बी सी डी, तो अपने पास करना चाहिए हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताइए ए डी सी। इस तरह से हम इसको करते हैं। अब अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए इसका निकालना है, तो यहां पर एक हीरोन्स फार्मूला काम करेगा। क्या करेगा? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला सुना होगा कि एरिया जो होता है अगर जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं तो अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। करेक्ट है। और यस का मान क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। करेक्ट है। सभी भुजाओं को जोड़िए। 25 12 क्या होता है? 37, 10 47, 47 7 54, 54 बटा आप 2 कर दे 27 हो गया। मतलब यहां पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, a 27 होगा। ठीक है। 27 में से 25 निकाल दे 2 हो जाएगा, 27 में से 12 निकाल दे 15 हो जाएगा, और 27 में से 17 निकाल दे 10 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कर ले, यही एरिया हो जाएगा। वर्गमूल कैसे करिए? इसके लिए गुणा मत करिए, फैक्टराइज करिए। देखिए फैक्टर्स बनेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया 27 का मान, 2 तो आपके पास ही है, 3 गुणे 5 हो जाएगा, और इधर 2 गुणे 5 हो जाएगा। करेक्ट है ना? यस। आइए देखिए पेयर बनाइए, आप एक एक जोड़ा निकालते चलिए। 3 का एक जोड़ा, फिर एक 3 का जोड़ा, फिर एक 2 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा। सही है? यस। 2 पंचे 10 9 90। इसका एरिया बताएं कितना हो गया? 90। 90 क्षेत्रफल हो गया एक त्रिभुज का, तो दूसरे का भी क्या होगा? 90। तो 90 प्लस 90 बताइए कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। ऐसे सवाल। बाकी समांतर चतुर्भुज का एक और सिस्टम होता है, कोई भी भुजा अगर बेस के रूप में दी गई, उनके, क्योंकि विपरीत भुजा भी बराबर ही होगी उसके, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हो तो आधार गुणे ऊंचाई से भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत हमें ऐसे ही सेट हो रही थी, हमें ऐसे ही सवाल का उत्तर करना होगा। हीरोन्स फार्मूला याद रखिएगा, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होगी, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस सी, यस माइनस बी, यस माइनस सी एरिया हो जाता है, और आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त, मेरे ख्याल से आज 10 ही सवालों से हम शुरू करते हैं, और ऐसे ही एक रूटीन बनाकर सवालों की संख्या बढ़ाते हैं, सवालों में वैरायटी लाते हैं, टॉपिक की वैरायटी लाते हैं, कॉन्सेप्ट लाते हैं। मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी प्रैक्टिस के लिए प्लान कर रहा हूं, और इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी क्या राय है, क्या विचार है, जरूर बताइए कमेंट करके। आज के सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।